नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे हाउसिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को जो रखने के तरीके होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिस्टम ऑफ हाउसिंग बोल दे इसको, या हाउसिंग ऑफ एनिमल बोल दे, हाउसिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का जो आवास होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार का होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे अपन। तो ये छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, गाय और भैंसों को रखने की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हाउसिंग ऑफ सिस्टम में क्या पढ़ेंगे अपन, जानवरों को रखने का तरीका, जानवरों को रखने का तरीका ये पढ़ेंगे इसमें आज अपन। तो देखिए, हाउसिंग सिस्टम जो होता है एनिमल्स का, गाय वंश की बात करें अपन, गाय या भैंस के लिए आवास व्यवस्था जो होती है, हाउसिंग सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लूज हाउसिंग सिस्टम, लूज हाउसिंग सिस्टम यानी खुला आवास। किस प्रकार का आवास है? खुला, जिसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है लूज हाउसिंग, यानी जानवर क्या होते हैं, लूज रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, इधर उधर विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लूज हाउसिंग सिस्टम। और दूसरा जो होता है वो होता है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। ये इसको किस प्रकार का हाउसिंग सिस्टम बोलते हैं अपन? बंद प्रकार का। इसमें क्या होगा, जानवर एक जगह बांध के रखे जाते हैं। ठीक है, तो हाउसिंग सिस्टम दो प्रकार के हो गए, लूज हाउसिंग सिस्टम और कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गाय और भैंस वंश के लिए जो हाउसिंग सिस्टम काम में लिए जाते हैं उनकी। तो देखिए, लूज हाउसिंग सिस्टम पढ़ेंगे पहले। तो लूज हाउसिंग सिस्टम में क्या होता है, जानवरों को खुला रखा जाता है। ठीक है, जानवर इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब लूज हाउसिंग सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है कि एनिमल मूवेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उनकी एक्सरसाइज, जो बॉडी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तो लूज हाउसिंग सिस्टम का क्या फ़ायदा है कि जानवरों को विचरण की अवस्था में रखा जाता है, खुला रखा जाता है, इसलिए उनका शारीरिक जो व्यायाम होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए, जो लूज हाउसिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, एक एरिया होता है जो कवर्ड होता है, यानी छायादार स्थान होता है, और बाकी जो एरिया होता है वो खुला होता है, जहाँ पे फीडिंग, ड्रिंकिंग वाटर सब क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जानवर इधर उधर घूम सकते हैं और कहीं भी चारा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता होती है। और छाया के लिए क्या होता है, एक शेड बना होता है जिसमें जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए, एक तो कैटल शेड होता है, शेड बोल दे जो छायादार स्थान है। एक क्या होगा, ओपन एरिया, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है इसका, ओपन एरिया होता है। अब जानवरों को बांधा कब जाता है, या तो मिल्किंग के टाइम, ठीक है, या उसकी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट के लिए ही एक जगह पे बांधा जाता है। बाकी सब कार्यों के लिए वो क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए, कैटल शेड हो गया, ओपन एरिया हो सकता है, एक ट्रेविस हो गया जो किस काम में आएगा, जानवर के ट्रीटमेंट के लिए। एक क्या होता है, मिल्किंग बार्न हो गया, मिल्किंग बार्न किस काम में आता है, दूध निकालने के लिए। तो लूज हाउसिंग सिस्टम में जानवर को कब बांधा जाता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए और दूध निकालने के लिए बांधा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें काविंग पेन हो जाएगा, जहाँ पर जो गाभिन पशु हैं, प्रेग्नेंट्स काऊ है, उनको रखा जाता है, उसे क्या बोल देंगे अपन, प्रेग्नेंट्स एनिमल का पेन, प्रेग्नेंट्स काऊ के लिए पेन होता है। और एक क्या होता है, काविंग पेन होता है, जहाँ पे क्या होता है, काविंग होती है, यानी जो ब्याने वाली गायें हैं, ब्याने वाले जो जानवर हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, काविंग पेन में, जहाँ पे उसकी प्रसव प्रक्रिया पूरी होती है। तो लूज हाउसिंग सिस्टम में ये चीज़ें होती है। दूसरा देखिए, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम क्या है, बंद प्रकार का एक सिस्टम है, जिसमें क्या करेंगे, जानवरों को एक स्थान पे बांध कर रखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए इसमें अपना, दूसरा क्या बोल देंगे, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम।
कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, यानी जानवरों को क्या किया जाएगा, एक जगह बांध के रखा जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, देखिए कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम क्या होता है, दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, सिंगल रो सिस्टम, यानी एक पंक्ति, जानवरों को कैसे बांधा गया है, एक पंक्ति में बांधा गया है, एक पंक्ति में, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, डबल रो मेथड, डबल रो, यानी जानवरों को कितनी पंक्तियों में बांध देंगे, दो पंक्तियों में, ठीक है। तो सिंगल रो सिस्टम कब काम में लेंगे, जब गायों की संख्या कितनी हो, यानी जानवरों की संख्या कितनी है, 10 से कम है, एनिमल्स आर लेस देन 10, जानवर जब 10 से कम होंगे तो सिंगल रो सिस्टम काम में लिया जाएगा, और 10 से ज़्यादा होंगे तो डबल रो सिस्टम काम में लिया जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी फार्म पे गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, गायें बंधी होगी, अगर गायों की संख्या कम है तो उनको एक ही रेखा में बांध देंगे अपन, एक ही लाइन में बांध देंगे। जबकि गायों की संख्या अधिक है तो क्या करते हैं, एक रेखा इधर बांध दी और उसके बराबर दूसरी रेखा में जानवरों को बांध देते हैं। सिंगल रो सिस्टम हो सकता है और डबल रो सिस्टम हो सकता है। कब चेंज करेंगे इनको, जब जानवरों की संख्या 10 से कम है तो सिंगल रो, और सब 10 से ज़्यादा है तो डबल रो। अब देखिए डबल रो जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है फेस टू फेस, फेस टू फेस, यानी दो पंक्तियों में जो जानवर बांधे गए हैं उनके चेहरे किधर हैं, दोनों के एक तरफ हैं, ठीक है। इधर वाले जानवर का चेहरा इधर है, उधर वाले जानवर का चेहरा इधर है, तो यानी दोनों के जो मुंह हैं वो एक तरफ होंगे। जबकि दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, टेल टू टेल सिस्टम, यानी दोनों जानवर एक दूसरे के विपरीत बांधे गए हैं। एक पंक्ति वाले जानवरों का मुंह इधर है तो दूसरी पंक्ति वाले जानवरों का मुंह उधर होगा, दोनों की पूंछ एक तरफ होगी। तो ये दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं डबल रो में, फेस टू फेस और टेल टू टेल। अब इनके बारे में देखेंगे अपन कौन सा सही रहता है, कौन सा खराब रहता है। तो देखिए दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। फेस टू फेस जो सिस्टम होगा उसमें क्या होंगे, जानवरों के मुंह एक तरफ रहेंगे, तो उससे क्या होगा, एक जानवर का रोग दूसरे जानवर में संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। ये इसका नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या हो गया फेस टू फेस का, कि दूध अपने को निकालना है तो एक जानवर का दूध इधर से निकालेंगे, फिर दूसरे जानवर दूसरी पंक्ति में निकालने के लिए उधर जाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या फ़ायदा है फेस टू फेस में, कि दोनों जानवरों का जो मेंजर होगी, जो ठाण होगी, उसमें चारा एक साथ डाला जा सकता है, ठीक है। पीने का पानी डाला जा सकता है एक साथ, ठीक। टेल टू टेल सिस्टम में क्या होगा, दोनों जानवर पीछे के हिस्से जो होंगे, पूंछ वाला हिस्सा जो होगा वो एक दूसरे के पास में रहेंगे। तो इनके लिए क्या फ़ायदा है, इसमें जो मैन्योर होगा, जो मलमूत्र विसर्जन के लिए जो नाली बनाई गई है वो एक ही नाली बनानी पड़ेगी और वो आसानी से निष्कासित हो जाएगी। इसमें जो रोग के संक्रमण की संभावना कम रहती है और मिल्किंग आसान रहती है, क्योंकि दोनों जानवरों के पीछे वाले हिस्से एक तरफ हैं तो उनकी मिल्किंग दोनों तरफ ईजिली हो सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं और इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान भी है, दोनों के फ़ायदे भी हैं। तो ये क्या पढ़ा अपन ने, कन्वेंशनल सिस्टम, जिसमें क्या क्या बताया मैंने आपको। एक तो सिंगल रो हो सकता है जब जानवरों की संख्या 10 से कम है, और डबल रो कब हो सकता है, जब जानवरों की संख्या 10 से अधिक है। अब यहाँ पे देखिए जो डबल रो सिस्टम है या कन्वेंशनल जो हाउसिंग सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पेन बने होंगे, क्या क्या होगा इसमें। देखिए जानवर बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो कौन कौन से इलाके होंगे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो देखिए एक तो क्या होता है इसमें, कैटल शेड होगा, ठीक है, जहाँ जो वयस्क जानवर है उनको रखा जाएगा, ठीक। एक क्या होगा, यंग वंस के लिए, जो यंग छोटे जानवर हैं उनका स्टॉक होगा, उनके लिए अलग से शेड बना होगा, ठीक। एक प्रेग्नेंट्स एनिमल के लिए होगा, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उनका शेड होगा। एक बुल के लिए शेड होगा, बुल शेड, ठीक है। और क्या होगा, आइसोलेशन बॉक्स होगा। आइसोलेशन बॉक्स क्या होता है, जो जानवर बीमार है उसको बाकी जानवरों से अलग करने के लिए अलग से रखा जाता है। तो जिस जगह पे बीमार जानवर को अलग रखा जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेशन बॉक्स। एक क्वारंटाइन बॉक्स होता है। क्वारंटाइन का मतलब क्या है, क्वारंटाइन, अभी कोरोना काल में सबको समझ में आ गया होगा क्वारंटाइन क्या होता है।
उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको अलग रखा जा रहा है, या कोई व्यक्ति बाहर से आया है दूसरे क्षेत्र से तो उसको अलग रखा जा रहा था, ये अपन ने देखा था। तो अपने हाउसिंग सिस्टम यानी एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, अगर कोई जानवर अपन बाहर से लाए हैं तो उसको 10 से 15 दिन के लिए अलग जगह पे रखा जाता है, ताकि अगर उसमें कोई रोग है तो उसके लक्षण सामने आ जाए और पता लग जाए कि ये बीमारी से ग्रसित है। तो बाकी जानवरों से अलग रखने के लिए क्या करते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, क्वारंटाइन बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक काविंग बॉक्स अलग से होगा, काविंग पेन बोल दे, काविंग बॉक्स, जहाँ पर जानवरों की काविंग होती है, ठीक है। जो काविंग होने वाली है जिस जानवर की, उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, काविंग बॉक्स में कर देंगे। तो ये सामान्य से शेड होते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें फोल्डर के लिए अलग से शेड बना होता है, ठीक है, फोल्डर शेड बोल देंगे इसको। मिल्किंग बार्न अलग होगा, या मिल्क हाउस बोल दे जिसको, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, जानवरों का दूध ले जाके अपन एक जगह रख रहे हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह जहाँ की जा रही है, उसी क्या बोल देंगे अपन, मिल्क हाउस बोल देंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें अलग से स्टोर रूम हो जाएगा, ठीक, मेंजर होगा। तो ये सारी सी सामान्य सी जानकारी है जो कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम से संबंधित है। अब इसके बाद में देखिए, अपना एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एक जानवर के लिए कितनी जगह जरूरी होती है, ठीक है, एक जानवर के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो वो देखेंगे अपन इसमें। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं इसमें कि विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए कितनी कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो गाय के लिए कितना चाहिए, कवर्ड एरिया डिवाइड किया है मैंने, और एक ओपन एरिया, ठीक है। लूज हाउसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, लूज हाउसिंग सिस्टम, ठीक है। लूज हाउसिंग सिस्टम में कितनी ज़रूरत होती है, तो गाय के लिए जो कवर्ड एरिया होता है वो कितना होता है, 20 से 30 फीट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं अपन। तो कवर्ड एरिया 20 से 30 हो जाएगा, ओपन एरिया 80 से 100 हो जाएगा। इसी प्रकार बफेलो के लिए कितना होता है, 25 से 35, 80 से 100। यंग वन जो छोटे जानवर हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, कवर्ड एरिया 15 से 20 होना चाहिए, और ये होना चाहिए 50 से 60। इसी प्रकार जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसके लिए कितना होना चाहिए, 100 से 120 कवर्ड एरिया, 180 से 200 ओपन एरिया। और बुल के लिए कितना होना चाहिए, 120 से 140 और 200 से 250 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसमें अपने एग्जाम में प्रेग्नेंट और बुल जो ब्रीडिंग बुल होता है उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना है। छोटा सा वीडियो था, पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।